और किस पार्टी के साथ नहीं करूं, और बहुत सारी चीज़ें हैं, बात करेंगे। आज हमारे साथ हैं रूपचंद नागर जी, जो कि एक इनकी एक बहुत अच्छी मुहिम है। वो मुहिम इनसे ही जानना चाहेंगे। एक गजे करके इन इन लोगों ने जो एक संगठन बनाया है, और उस गजे का क्या मकसद है वो भी जानना चाहेंगे। रूपचंद जी, सबसे पहले आपका हमारे प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। धन्यवाद साहब। आपके जानना चाहेंगे, आपने एक गजे करके एक संगठन बनाया, क्या मकसद है, ये गजे है क्या? मैं आपके मौलिक भारत के माध्यम से, जी आपके चैनल के माध्यम से जी जनता को बधाई दे दूं। जी त्योहार आ रहे हैं होली का, जी। उस पर त्योहार पर सबको बधाई हो मेरी तरफ से, सब सर परिपूर्ण हो। आगे एक और त्योहार आ रहा है हम्म। उस त्योहार का नाम है चुनाव। चुनाव। तो चुनाव का माहौल बड़े शांति से बीते, आदमी अपने वोट का इस्तेमाल करें और अच्छे राजा का चुनाव करें। ये गजे क्या है जो आपने गजे एक संगठन बनाया? हाँ, देखिए, गजे एक ऐसी संस्था है, जैसे अलग अलग बिरादरियों के, अलग अलग समाजों के अलग अलग फ्रंट बने हुए हैं। जैसे हमारी गुर्जर महासभा है। गुर्जर महासभा का 1908 में, बहुत पुराना संगठन है, 1908 में इसका रजिस्ट्रेशन हुआ था। उसको अखिल भारतीय गुर्जर महासभा कहते हैं। ऐसी अखिल भारतीय जाट महासभा है, ऐसी अखिल भारतीय यादव महासभा है। ये तीनों महासभा अपने अपनी बिरादरी के लिए काम कर रहे हैं। मैंने बहुत अध्ययन किया कि तीनों का रहन सहन, खान पीन एक जैसा है। और वैसे भी देखा जाए तो भारत की संस्कृति 5 बिंदुओं पर काम करती है: गांव, गौ, गंगा, गीता और गायत्री। इन 5 बिंदुओं पे तीनों बिरादरियां, तीनों समाज एक साथ खड़े उतरते हैं। तीनों का विचार एक है। तो मैंने सोचा कहीं ना कहीं आदिकाल में ये कहीं एक तो नहीं थे। तो महाभारत के भागवत पुराण में, एक भागवत पुराण पुस्तक है, भागवत पुराण में एक जगह लिखा हुआ है कि 3 बुजुर्ग थे, उनकी संतानों का नाम ये पड़ा है। उनका कैसे लिखा है, मैं उस दोहे को जरा मैं बता दूं। उन्होंने लिखा है: पुरजित वंशी जाट हैं, जामग वंश अहीर और रुक्कम वंश गुजर हैं, तीनों यदकुल वीर। तो तीनों का रहन सहन, खान पीन, बातचीत सब एक है। और तीनों जातियां जो हैं ये क्षत्रिय जाति हैं। तीनों क्षत्रिय जातियों को यदि एक हम मैदानी एरिया में एक हो जाएं तो देश का बहुत सारी समस्याओं का समाधान हो सकता है। इसलिए गजे का मैंने गठन किया, रजिस्ट्रेशन कराया। मेरी तीनों बिरादरी चढ़कर हिस्सा लिया। अनेक शादियां इसमें हो चुकी हैं और लोगों में समीकरण बन रहे हैं, आपस में दोस्ती के ताल्लुकात बन रहे हैं। कहीं ना कहीं गजे का मेन मकसद ये है कि तीनों जातियां एक हो जाएं और एक दूसरे के साथ वैवाहिक संबंध बनाएं। इससे कहीं ना कहीं देश की प्रगति भी होगी। हाँ, वैवाहिक संबंध, वैचारिक संबंध के बाद वैवाहिक संबंध आता है। वैवाहिक संबंध तो बनने शुरू हो गए हैं तीनों बिरादरियों के, कई बने हैं, बड़े बड़े घरानों के बने हैं। और कई बारातें हमारे यहाँ आई हैं गुजरों में, कई बारातें गुजरों की गई हैं दूसरी बिरादरियों में, जाट में और यादव में। एक तो इस पर लव जिहाद पर थोड़ा सा रोक लगेगी। दूसरा, लव जिहाद से अलग भी एक बात है कि जो हमारे 3 नौजवान रात के अंधेरे में बॉर्डर पर लड़ रहे हैं, वे अभी तक 3 बिरादरियों के लोग हैं, जाट, गुजर, यादव। यदि हम मैदानी एरिया में एक हो जाते हैं तो फिर वो तीनों आपस में रिश्तेदार हो जाएंगे। इसलिए मैंने इसको ज़्यादा हाईलाइट करके जोड़ने की कोशिश की है। गजे पे फिर एक बार कभी आपसे समय लेंगे और पूरा विस्तृत से जानकारी लेंगे। अब चुनावी माहौल है, बिल्कुल 2024 का चुनाव बिल्कुल सर पे है। हम माहौल जानने की कोशिश कर रहे हैं, क्या माहौल है। जैसे गाजियाबाद की बात करें कि जनरल वीके सिंह यहाँ सांसद हैं और दूसरी बार हैं, क्या भाजपा का ही चेहरा आए और कोई दूसरा आए ये सही रहेगा, या जनरल वीके सिंह ही आए ये सही रहेगा? और या दूसरी भी चीज़ है, कोई ना कोई पार्टी अपने आप कैंडिडेट लाती है और जनता के ऊपर थोप देती है। जनता को पता नहीं होता कौन कैंडिडेट आया। पता चलता है कि ऐसा कैंडिडेट आया जो 20 गांवों के नाम भी नहीं बता सकता। तो जनता के बीच का जो व्यक्ति है वो सांसद बनाया जाए या किसी को भी थोप दिया जाए? देखिए भाई साहब, जहाँ तक 2024 का सवाल है जी, चुनाव का बिगुल तो बच चुका जी। और जहाँ तक जनरल वीके सिंह का सवाल है
ये हमारे 2 बार से सांसद रह चुके हैं। जी। तीसरी बार ये आए या कोई और आए, ये तो जाने उनकी पार्टी, ये तो पार्टी का काम है। ठीक है। लेकिन ऐसा मेरा मानना है कि जो भी आदमी आएगा वो योग्य आएगा, योग्य है। क्योंकि मोदी जी जो काम कर रहे हैं ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो भारत की छवि लेकर के जा रहे हैं, आज हम गर्व से कह सकते हैं कि हम भारतवासी हैं। और तो और देखो, अब मेरे आगे कहना नहीं चाहिए, अब से कुछ दिन पहले ये सफेद कपड़े पहन करके जब निकलते थे ना 2014 से पहले, तो लोग इनको शक की दृष्टि से, लुटेरे की दृष्टि से देखना शुरू कर दिया था। मोदी ने कुर्ते को लौटाया है, नेताओं के सम्मान को लौटाया है, देश के सम्मान को लौटाया है। अनेक दिन स्थिति थी, मैं उस दिन रात को सो नहीं पाया था जब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने हमारे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को एक देसी महिला कह दिया था। कितनी पीड़ा की बात थी। आज पाकिस्तान कहाँ है? इसलिए अच्छा, वैसे भी मैं आपको बताऊं कि मैं प्रचार करने के लिए जाता हूं, आर्य समाज का प्रवक्ता रहा हूं, तो प्रचार में कई बार लड़कियों के कॉलेजों में जा कर के मैं ये पूछता हूं, लड़कियों से भी, उनके अभिभावकों से भी, कि पूरे समाज में, पूरे भीड़ में से एक आदमी खड़े होकर के मुझे ये बता दे कि मुझे शराबी आदमी चाहिए, दामाद, लुटेरा चाहिए, बदमाश चाहिए, छचोरा चाहिए, झूठ बोलने वाला चाहिए। एक हाथ नहीं उठता। तो फिर मैं जानना चाहता हूँ कि जब हमें एक लुटेरा, छचोरा, बदमाश, बेवकूफ, शराब पीने वाला, व्यभिचारी, भ्रष्टाचारी दामाद पसंद नहीं है, तो राजा पसंद क्यों हो? इसलिए हमें राजा भी चरित्रवान ढूंढना चाहिए। देश का राजा चरित्रवान है। भगवा की भी लोग कहीं ना कहीं पहले इज्जत नहीं करते थे। कोई पहनता था उसको बाबा जी और एक मतलब कि नीच दृष्टि से देखा जाता था। अगर कोई भगवा पहन रखा है तो कहीं ना कहीं उसकी भी वैल्यू कहीं बढ़ी है। देखिए, जहाँ तक तो भगवा की सवाल है, ये तो बीच बीच में घटा बढ़ा, उतार चढ़ाव आते रहे हैं, आते रहेंगे। बीच में भगवा की कीमत कम हो गई थी, लोगों ने आंकड़ा शुरू कर दिया था, चोर, उचक्के, लुटेरे, बाबा, ढोंगी, पाखंडी, इसमें लोगों की गलती नहीं है। कुछ बीच में व्यवस्था भी ऐसी आ गई थी, बहुत सारे बाबा इकट्ठे हो गए, बहुत सारे लुटेरे इकट्ठे हो गए, दाढ़ी बढ़ा करके मंच सजाना शुरू कर दिया, तो ये तो अपवाद हो जाता है। जहाँ तक भगवा का सवाल है, ये तो देखो, जब से सृष्टि रची है और जब तक सृष्टि रहेगी, भगवा का तो अपना बोलबाला रहेगा। कारण है, मुझसे कईयों ने कहा जी भगवा को, तो ये कह रहे हैं कि कुछ दूसरा वर्ग है, मैं नाम लेना नहीं चाहता, कि भगवा को मिटा देंगे। तो मैंने कहा यार, भगवा को कैसे मिटा देंगे? जब जिस दिन पृथ्वी पैदा हुई उस दिन सूर्य उठा, तो सूर्य भगवा था। जब सूर्य छिपता है तो क्या है? भगवा है। हमारे ब्लड को काट करके देख लीजिए, जो निकलता है, शरीर कटेगा तो कैसा निकलेगा ब्लड? ब्लड भगवा है। तो क्या इनको मिटाया जा सकता है? सूर्य की लालिमा को कौन मिटा देगा? पैदा होते समय सूर्य पैदा होता है तब उसकी लालिमा को कौन मिटा देगा? जब सूर्य छिपता है तो तब उस लालिमा को कौन मिटा देगा? जब हमारे खून को काटते हैं तो उसका लाल जो रंग है उसको कौन मिटा देगा? मेरा एक सवाल हो रहा है, हमने कुछ लोगों से, क्योंकि ये हमारी काम है, आदत भी कह सकते हैं, जब हम किसी व्यक्ति से मिलते हैं तो उसके बारे में कहीं ना कहीं लोगों से पूछते हैं, जानकारी लेते हैं जी। तो लोग आपकी प्रशंसा कर रहे हैं और कहीं ना कहीं एक चीज भी निकल के आई उनके बीच की, कहीं ना कहीं गरीबों की मदद आप बढ़ चढ़ के करते हैं, पीछे नहीं रहते हैं। अगर मौका मिले तो आप पीछे नहीं रहेंगे। क्या कारण है लोग आपकी इतनी प्रशंसा कर रहे हैं? देखो, ये तो लोगों का बड़प्पन है। मैं ये नहीं कहता वो मेरी बड़ाई कर रहे हैं तो इसलिए नहीं, लोगों का बड़प्पन है कि वो सही आंक रहे हैं। ये तो उनका काम है, मेरा काम तो केवल काम करने का है। मैं तो काम करता रहता हूँ। कहीं ना कहीं ऐसा होता है नागर जी कि अगर हम 10 लोगों से पूछते हैं तो उसमें एक व्यक्ति ऐसा मिल जाता है जो नेगेटिव बोल देता है कि भाई वो आदमी ठीक नहीं है। लेकिन आपके मामले में 10 में से 10 लोगों ने ये बोला कि बहुत अच्छे व्यक्ति हैं और आप भी मिलोगे तो आपको भी अच्छा लगेगा। एक व्यक्ति ने तो ये भी बोला कि आप अपने आप ही मिलोगे, अपने आप समझ जाओगे। तो एक भी व्यक्ति आपकी बुराई नहीं कर रहा है। इसके देखो, आपको पता है नागर जी, करोड़ों रुपए देकर भी अपनी सम्मान कोई नहीं पा सकता है। तो इसके पीछे एक, आपने अभी देखा कोरोना का समय रहा, बहुत बुरा वक्त रहा। मैं जानना चाहूँगा आप किस प्रकार से गरीबों के साथ रहे? कोरोना एक बहुत बुरा वक्त था। देखिए, पहले तो मैं अपनी शुरुआत बता दूं, थोड़ा सा टाइम लूँगा कि मैं कोई भी काम ये नहीं करता कि ये मेरे पीढ़ी के काम आए, ये मेरी औलाद के काम आए, ऐसा सोच करके मैं कोई काम करता ही नहीं। मैं तो जितने भी
असल में क्या है कि मुझ पे पहली छाप पड़ी है। जब मैं पढ़ता था तो मेरे जो गुरुजी थे रामचंद्र शास्त्री जी, वो बड़ी पिटाई करते थे। और वो प्रेयर में जो वो कहते थे, प्रेयर जिसकी याद हो गई, जिसने प्रेयर को यहाँ रख लिया, वो कभी मार नहीं खाएगा। तो हमारे ध्यान आया, प्रेयर में एक बात थी, वह शक्ति हमें दो दया निधि, कर्तव्य मार्ग पर डट जाएं, पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जाएं। जो हैं अटके भूले भटके, उनको उतारे खुद तर जाएं। छल दम्भ द्वेष पाखंड झूठ अन्याय से निस्दिन दूर रहें। तो जो ऐब हैं, जो बुराइयां, उनसे तो दूर रहने का उपदेश दे दिया। और दूसरे के लिए, गरीब के लिए और सबके लिए भलाई का काम करे, उसमें गरीब भी हो अमीर भी हो। तो जैसे बूचड़ का, उसका क्या नाम, गाजियाबाद में बूचड़ खाना आया, तो बूचड़ खाने का मैंने घर घर जा करके विरोध किया। पूरे गाजियाबाद में पदयात्रा करके बूचड़ खाने का विरोध किया। माननीय सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस थे AS अहमदी, उन्होंने बूचड़ खाने को मसूरी भेज दिया। हमने दिल जान से मेहनत करी। मैं मेनका गांधी को बुला करके लाए, पूरे गांव में, पूरे मतलब एरिया में, हर गांव में घर घर जा करके हमने पदयात्रा करी। 5 लाख हस्ताक्षर हमने दे करके सुप्रीम कोर्ट, खैर वो बूचड़ खाना हट गया। तो अब ये मेरे लिए नहीं है, न मेरी औलाद के काम आएगा, ये तो पूरे गाजियाबाद के लिए काम आएगा। दूसरा, यहाँ एक कांवड़ यात्रा चलती थी, उस कांवड़ यात्रा को बदलवा करके सीधी लाने के लिए मैंने 5 साल अध्ययन किया और 5 साल माननीय हाई कोर्ट में मुकदमा लड़ा, तब यह हाई कोर्ट जो है वो बनी कांवड़ यात्रा। तो इसमें मेरा तो हित है नहीं, जबकि मैं भी खुद कांवड़ लेने कभी गया ही नहीं। कोरोना में कैसी भूमिका? बताता हूँ, पहले उससे बात बताऊंगा ना। मैं राजेंद्र नगर रहता था और ये साहिबाबाद जो स्टेशन है, यहाँ से 5 लाख आदमी अप डाउन होते थे और यहाँ फाटक बना हुआ था, वो फाटक भी बंद कर दिया फिर इन्होंने। उसके लिए मुझे हाई कोर्ट भी जाना पड़ा और रेल रोको आंदोलन करना पड़ा। आज वहाँ जो साहिबाबाद का जो पुल है, जिसको अंडरपास बोलते हैं, ये मेरे काम नहीं है, मेरे बेटे के काम थोड़ी आ गई, मेरी प्रॉपर्टी थोड़ी है। तो इसलिए जनता के हित की काम करते हैं। अब अभी आपने बताया कांवड़ की बात, उसकी कोरोना की बात। जब कोरोना काल था तब मैं खुद कोरोना में घिरा हुआ था, मैं खुद हॉस्पिटलाइज हो गया था। तो तब जितना हमसे बना लोगों को, उसके बावजूद भी जब हम पे बना तो हमने वहाँ भी मदद करी लोगों की, क्योंकि परमात्मा ने हमें दिया है तो दिया तो देते हैं। राजनीति में आने का कभी विचार? हाँ, राजनीति में आने का विचार रहा था, क्योंकि राजनीति एक ऐसा क्षेत्र है जिससे आदमी पॉपुलर हो जाता है। तो मैंने पॉपुलर होने के लिए चुनाव लड़ा था भाई, बागपत से चुनाव लड़ा मैंने चौधरी चरण सिंह के खिलाफ। तो मुझे मालूम था मैं हार रहा हूँ, लेकिन मुझे मालूम था कि मैं अपने घर के बड़े चौधरी के सामने बोलना सीख जाऊंगा, लड़ना सीख जाऊंगा, तो मेरा ग्राफ जो बढ़ जाएगा। उसके बाद मैं खेकड़े से चुनाव लड़ा 85 में, उसके बाद में 95 में जब गाजियाबाद नगर निगम बना था तो यहाँ से लड़ा। वो तो एक पॉपुलरिटी की बात थी कि लोग मुझे उस लिहाज से जाने। और बाकी जो मेरा काम है, मेरे तो प्योर सामाजिक काम है, सोशल वर्क करता हूं। राजनीति में नहीं आने का मेरा कोई मन नहीं है राजनीति का, क्योंकि राजनीति चाहती है कोई अच्छा प्लेटफॉर्म मिले तो, और जिससे कि आप गरीब जनता की मदद करने की एक ताकत मिले, तो आना चाहेंगे? असल में राजनीति एक ऐसा जनता के लिए, हाँ बताता हूँ, ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि हमें दूसरे जितने भी पॉलिटिकल लोग हैं, अब बताओ MLA MP मंत्रियों से मैंने ये कहते हुए सुना कि हमारी तो चल ही नहीं रही, हमें तो कोई पूछ ही नहीं रहा। जब पूछ नहीं रहा तो तुम बने ही क्यों भाई? भाई जो जिम्मेदारी जो तुम्हें वोट दी गई है, तुम ऐसी थोड़ी बने हो, किसी ने तुम्हें दिया है, और जब दिया तो उसका ऋण तो उतारना पड़ेगा, तुम्हारी चले या ना चले। यदि तुमने उनका ऋण नहीं उतारा तो तुम अपराधी हो, अगले जन्म में क्या करोगे? भाई हम तो हिंदू फिलॉसफी को मानते हैं और पूर्व जन्म को मानते हैं, तो अगला जन्म भी जरूरी है। क्या मैसेज संदेश देना चाहेंगे जनता को? जनता को संदेश ये देना चाहेंगे कि जो आने वाला चुनाव है 2024 का, वो भारत के अस्तित्व की लड़ाई है, भारत के अस्मिता की लड़ाई है। बड़ी मुश्किल से जाकर के, बड़ी मेहनत करने के बाद में माननीय मोदी जी ने हमको इस लायक किया है कि हम गर्व से कह सकते हैं कि हम भारतीय हैं, हम गर्व से कह सकते हैं कि हम एक हैं। आपको मालूम है, हम तो यहाँ से जा रहे हैं, हमारा बेटा पढ़ने जा रहा है, कोई कोटा जा रहा है, कोई बॉम्बे जा रहा है, आपके बच्चे व्यापार करने जा रहे थे, तो आप रात को डरते थे कि पता नहीं कल का दिन निकलेगा कि निकलेगा। एक एक शहर में 6-6, 20-20 बम ब्लास्ट होते थे, सीरियल ब्लास्ट होते थे। की बात कर रहे हैं आप? नहीं, मैं बम्बई की बात कर रहा हूँ जी, दिल्ली की बात कर रहा हूँ, उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूँ। अब जा करके ऐसा हुआ है कि हम सुबह आराम से जाते हैं तो शाम को आराम से आ जाते हैं।
तो हमारी बहन बेटियां अब कॉलेज में पढ़ रही हैं, कॉलेज में रह रही हैं, हॉस्टल में रह रही है, कोई दिक्कत नहीं है। उस समय क्या था, पता नहीं, यही पता नहीं था कि कब किस कागज में किस कहाँ बम ब्लास्ट हो जाए। आज हम सीट पे बैठे हैं तो हम यात्री हैं। वो एक समय ऐसा था कि सीट पे बैठने से पहले हमें अनाउंस किया जाता था कि अपनी सीट के चारों तरफ देख लीजिए, यहाँ कहीं बम ब्लास्ट हो सकता है। माचिस की वो पड़ी है ना डिब्बी, ये बम हो सकती है। तो हम डरते थे कि कहीं सामने जो पैर पड़ेगा इस कागज में बम ना हो। तो एक भयभीत की जिंदगी हम जी रहे थे। हम यात्री नहीं थे, हम डर की वजह से बैठे हुए एक चौकीदार की हैसियत से जा रहे थे, गार्ड का काम कर रहे थे हम बस में बैठ कर। ठीक है। आपने रूपचंद नागर जी को सुना, और कहीं ना कहीं जैसा लोग सोचते हैं कि समाज के लिए काम कर रहे हैं तो कहीं राजनीतिक कोई प्रलोभन है, राजनीति में व्यक्ति आना चाहता है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। किसी भी प्रलोभन में आने वाले नहीं है, किसी भी पार्टी से जुड़ने वाले नहीं हैं, जैसा नागर जी ने कहा है। और कहीं ना कहीं गरीबों के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। और मैं चाहूँगा कि ऐसे लोगों को समाज में कहीं ना कहीं आगे बढ़ाया जाए, और वो जरूर नहीं है कि राजनीतिक तौर पे, सामाजिक तौर पे, और ऐसे लोगों से जुड़ा जाए। और अगली हम वीडियो लाएंगे नागर जी की स्पेशल, जिसमें कि हम लोगों को बताएंगे कि नागर जी को ज्ञान कितना है, वो आध्यात्म का और सामाजिक ज्ञान। लोगों को अपना ये नहीं पता है कि हमारा वंश कहाँ से निकला है, इनको सब पता है। जातियों के नाम ऐसे ही पता है, कौन कहाँ से निकला है। ये हम अगली वीडियो में हम लेके आएंगे। धन्यवाद।